इस पेज का सेकंड पैराग्राफ देखो। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। मतलब वो लेखिका को चौंकाने लगा। मतलब कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की सुन्नट में, और कभी सोनजुई की पत्तियों में। मतलब वो छिप जाता था और लेखिका जब उसे ढूंढती तो कभी ऐसा छिपता कि दिखता नहीं था, और वो लेखिका को चौंकाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें उनमें से किसी और को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब बहुत से पशु पक्षी को पालने का शौक था लेखिका का, पर उसमें से कोई सा भी पशु पक्षी ऐसा नहीं था कि वो उसकी थाली में बैठकर खाए। पर ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि कोई सा भी ऐसा पशु पक्षी है जो मेरी थाली में आके खाए। पर गिल्लू देखिए, गिल्लू इसमें अपवाद था। मतलब गिल्लू ने इतनी हिम्मत की थी कि वो उनकी थाली में आके, अपवाद मतलब अपवाद का मतलब एक गलती होती है, तो वो गिल्लू करता था। अब यहाँ गिल्लू क्या आत्मीयता का भाव हो सकता है, जो वो लेखिका से इतना निकट आ चुका था कि वो उनके थाली में खाना खाने के लिए भी बैठता था। मैं उसे ही खाने के कमरे में जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती थी, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। मतलब जिस टेबल पर वो खाते थे वहां पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर मेरी बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। मतलब काजू उसको बहुत पसंद थे, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। मतलब वो कितना समझदार था, या हम ऐसा कहते हैं कि पसंदीदा था, कि काजू उसकी सिर्फ प्रिय वस्तु थी कि वो मिलता तो ही खाता, और अगर ज़्यादा दिन तक उसको काजू नहीं मिले तो दूसरे खाने की चीज़ों को या तो फेंक देता या खाना ही बंद कर देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना के आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। मतलब यहाँ एक मोटर दुर्घटना के कारण उससे कुछ हम ये सब बोलते हैं कि लेखिका को उस समय कुछ आहत हुआ या कुछ दुर्घटना घटी हुई उनके साथ, जो अस्पताल में उन्हें रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। मतलब कोई अगर मिलने आता तो वो अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसने काजू काजू भरे मिले। मतलब देखो यहाँ क्या बताया गया कि लेखिका जो थी, जब वो अस्पताल में थी और उसको काजू पसंद थे और दूसरे कोई उसे काजू देने आते उसके घर में झूले के अंदर, तो उसने वो काजू नहीं खाए थे, क्योंकि लेखिका कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी। तो उसने अपने झूले में जब लेखिका ने आकर सफाई की तो उसके बहुत सारे काजू उसके झूले में रखे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाना कितना कम खाता रहा। मतलब उसे लेखिका की चिंता थी। इस बात से जाहिर पता होता था कि इतना आत्मीयता का भाव उसके मन में था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, मेरे तकिए के किनारे बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसे उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। ऐसा लगता था कि कोई परिचित व्यक्ति या अपना व्यक्ति मेरे बालों में या मुझे मदद कर रहा हो। मदद करने से मतलब मेरे सिर को सहला रहा हो। ठीक है, एक छोटा सा जीव होने पर भी उसके मन में एक समझदारी का या आत्मीयता का भाव हम कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। मतलब गर्मियों का समय था तो गिल्लू उस समय ना तो बाहर जाता और न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। मतलब यहाँ गिल्लू की समझदारी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे काजू का ले लेते हैं कि काजू उसने अस्पताल में जब लेखिका थी तो नहीं खाए, फिर अस्पताल मतलब वो जब घर आ गई तो उसके सराहने बैठकर उसके सिर में अपने पंजों को घुमाना, और किस तरह वो अब गर्मी से बचने के लिए वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। पानी पीने का पात्र होता है जो ठंडा रहता है, उस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मी में बाहर भी नहीं जाता और झूले में बैठा, और सुराही जो थी पानी की उसमें उसके पास ही रहता था कि ठंडे का ठंडे भी रह पाए और लेखिका के पास भी रह पाए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब यहाँ देखो गिल्लू का समय कितना, 2 साल का था। 2 साल वो रह चुका था
और यहाँ पर बताया गया है कि गिलहरियाँ जो होती है उनके जीवन काल की जो अवधि रहती है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मतलब जब कौवे ने उसको चोंच मारी थी और उस समय उसने लेखिका की जो उंगली पकड़ी थी, आज भी जब वो आज का उसका अंतिम समय, जीवन की अंतिम यात्रा कह सकते हैं कि वो मरना आसन पे है, उसकी उम्र पूरी हो चुकी है और जब वो अस्वस्थ लगा तो वो झूले से नीचे आया और लेखिका की उसी उंगली से चिपक गया अपने ठंडे ठंडों पंजों से। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता मतलब गर्मी देने की कोशिश की, प्रयत्न किया। मतलब लेखिका उठी, उसने हीटर जलाया और उस गिल्लू को गर्मी पहुंचाने की कोशिश करी कि वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके पंजे जो है वो ठंडे हो रहे। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब सुबह हो इतने वो मर गया, मतलब वो किसी और दुनिया में चला गया। इस तरह से उसके समझदारी का, उसकी आत्मीयता के बारे में यहाँ गिल्लू के बारे में बताया गया है कि जब उसका अंतिम समय निकट आया तो वो अपने झूले से उतर कर मेरी उंगली से चिपक गया। उसके पंजे जब मुझे ठंडे लगे तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अस्वस्थ है। लेखिका ने उसे हीटर लगाकर गर्म करने की कोशिश की, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, पर नहीं हुआ और वो सुबह होते होते ही मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया मरने के बाद और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती थी कि गिलहरियाँ जो होती है वो बाहर से चींची करके उसे बुलाती थी। और सोनजूरी पर बसंत आता ही रहता है, मतलब बसंत का समय आना और जाना चलता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि मर गई। जब गिल्लू मर गया तो जो लेखिका के आंगन में जो सोनजूही का पौधा था उसी के नीचे मिट्टी में उस गिल्लू को दफना दिया गया था। तो मतलब उसकी वहाँ समाधि लगा दी गई। इसीलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय है। किसी लेखिका को वो सोनजूही की जो लता है वो उसे बहुत ही अधिक प्रिय है, इसलिए भी कि उस लघु गात मतलब उस छोटे से शरीर का किसी बासंती दिन जूही की पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। जब वो सोनजूही पे जो कली खिलती है तो उस कली को देखकर लेखिका को उस गिल्लू की याद आती। जो हम पढ़ रहे थे कि जो सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको बताया था कि हमें ये लास्ट में पता रहेगा कि यह लेखिका यहाँ ये बात क्यों कहती है कि परंतु अब तक इस सोनजूही की जड़ मिट्टी होकर मिल गया होगा। ये मिट्टी, जड़ में मिट्टी मिल गई, मतलब उस गिल्लू को वहाँ दफनाया गया था तो जड़ से मिट्टी बन गई होगी, उसका शरीर भी क्या बन गया होगा, मिट्टी बन गया होगा। और वहीं कहीं ना कहीं एक स्वर्णीय कली मतलब सोने की जगह पीले कली के बहाने मुझे चौंकाने के लिए आ जाता है। और उस कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आती थी? सोनजूही की पीली कली को देखकर गिल्लू की याद आती थी। ठीक है, तो ये आपका गिल्लू चैप्टर है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें और इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ के इसमें आंसर फाइंड करें। ठीक है, जैसे फर्स्ट है सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ पड़े, ये आपको उसमें फाइंड करना है। पाठ के आधार पर सेकंड देखो, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है, जैसा कि हमने समझा। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया, है ना। फोर्थ है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। फिफ्थ है गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई, इसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया था। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था, मतलब परिचित होने का भूमिका कैसे निभा रहा था। गिल्लू की किन चेष्टाओं, सेवंथ वाला, गिल्लू की किन चेष्टाओं से ये आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय निकट है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, इसका क्या मतलब है, आज से स्पष्ट करना है। 9th वाला, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। ठीक है, तो ये आपने पूरा पाठ समझा, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ें और आंसर फाइंड करें। ओके, हैव ए नाइस डे।